तो चलिए फ्रेंड पढ़ते हैं चैप्टर 2 द लास्ट स्प्रिंग। फ्रेंड इसका टाइटल है लास्ट स्प्रिंग, जिसका मतलब होता है लास्ट मीन्स होता है खोया हुआ और स्प्रिंग्स मीन्स होता है बसंत। अब खोया हुआ बसंत से क्या मतलब है? यहाँ पर जो बसंत है वो बचपन के लिए यूज़ किया गया है। फ्रेंड जो चाइल्डहुड होता है यानी बचपन की जो अवस्था होती है वो बसंत के मौसम के समान होती है। यानी बसंत का जो मौसम होता है वो पूरे साल में सबसे अच्छा मौसम होता है। इसी प्रकार जो बचपन की जो अवस्था होती है सबसे बेहतर अवस्था मानी गई है। इसलिए यहाँ पर फ्रेंड स्प्रिंग यानी बसंत की तुलना बचपन से की गई है। और फ्रेंड इसकी जो नरेटर हैं वो स्वयं राइटर हैं अनीस जंग, और ये एक समाज सेविका हैं जो गरीबी विशेषकर गरीब बच्चों के बारे में एनालिसिस करती हैं अपनी। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अबाउट द आथर ही देख लेते हैं। अबाउट द आथर तो अनीस जंग 1964 was born in राउरकेला and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। तो अनीस जंग 1964 बाज बोर्न इनका जन्म हुआ था इन राउरकेला में। ठीक है, तो अनीस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और इन्होंने अपना बचपन एंड एडोलसेंस और जो किशोरावस्था थी इन हैदराबाद, वो हैदराबाद में बिताई। यानी अनीस जंग ने अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई। तो सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की इन हैदराबाद में। तो हैदराबाद में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और अमेरिका में प्राप्त की। तो हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, हर पेरेंट्स उनके माता पिता वर मीन्स थे, बोथ यानी दोनों, राइटर्स, तो इनके माता और पिता दोनों लोग राइटर थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। तो अनीस जंग ने बिगेन हर कैरियर, अपना कैरियर शुरू किया एज ए राइटर, राइटर के रूप में, एक लेखक के रूप में इन इंडिया, हमारे भारत में। तो अनीस जंग ने भी अपना जो कैरियर शुरू किया था वो एक राइटर के रूप में ही इंडिया में अपना शुरू किया था। तो सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रोड। तो सी हैज़ बीन एन एडिटर, तो वह एक संपादक भी रही हैं, एडिटर भी रही हैं। एंड कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट मीन्स होता है स्तंभकार, तो वह एक संपादक और स्तंभकार भी रही हैं। फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया, यानी मुख्य भारतीय अखबारों में, और अब्रोड यानी विदेश में भी। तो विदेश में भी और भारत में भी जो मुख्य अखबार हैं उनमें वह एडिटर, यानी उन्होंने एडिटर का काम किया था, संपादक की भूमिका निभाई थी, और एक कॉलमनिस्ट की भूमिका निभाई थी। कॉलमनिस्ट मीन्स होता है स्तंभकार। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। तो द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट ऑफ हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। तो फॉलोइंग जो ये चैप्टर दिया हुआ है, इज एन एक्सर्प्ट मीन्स अंश, ये एक अंश है फ्रॉम हर बुक, उनकी किताब का टाइटल जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग, उन्हीं के कुछ अंश इस चैप्टर में दिए गए हैं। स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, क्योंकि खोए हुए बचपन की जिसमें कहानियाँ हैं, तो उन्हीं के कुछ अंश यहाँ पर लेखिका ने दिए हैं। तो हेयर सी एनालिसिस द ग्रैंडिंग पॉवर्टी, वह समीक्षा करती है, एनालिसिस करती है, जांच करती है द ग्रैंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन, यानी पिसती हुई गरीबी और परंपराओं की, विच कंडेम जो निंदा करती है दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इन बच्चों के शोषित जीवन की निंदा करती है। फ्रेंड इस चैप्टर में दो कहानी हैं। एक कहानी एक बांग्लादेश के रहने वाले साहिब की है
जो कि अपने देश बांग्लादेश को छोड़कर भारत में दिल्ली में आकर की झोपड़ियों में रहता है अपने माता और पिता के साथ में है, कचड़ा बीनने का काम करता है। और सेकंड जो स्टोरी है फिरोज़ाबाद के एक लड़के की है जिसके माता पिता चूड़े बनाने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। भाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क, मैंने पूछा साहिब से। तो यहाँ पर जो राइटर है, लेखिका है, वो साहिब नाम के एक लड़के से पूछती है तुम ये सब क्यों करते हो। तब वह जवाब देता है कि सम टाइम आई फाइंड ए रुपीज़ इन द गार्बेज। कभी कभी कूड़े के ढेर में मुझे 1 रुपया मिल जाता है। होम आई एनकाउंटर, जिसको मैं देखती हूँ। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में। इन द गार्बेज डंप, कूड़े के ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। तो मैंने साहिब से पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो जिसको मैं रोज़ देखती हूँ अपने पड़ोस में। तो साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने लेफ्ट छोड़ दिया हिज होम अपना घर लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले। साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पहले छोड़ दिया। और सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि सेट था, स्थित था, एमिडेस्ट ऑफ ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेतों के बीच में। ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में स्थित था। वो अपना घर उसने बहुत समय पहले ही छोड़ दिया। तो हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और अब उसकी मेमोरी में, उसकी याद में उसका घर दूर दूर तक नहीं है। तो देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स। तो बहुत सारे तूफान आते थे, दैट जो स्वेप्ट अवे उड़ा ले गए, देयर फील्ड्स एंड होम्स उनके खेतों और घरों को उड़ा ले गए। तो हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसे बताया था। दैट इज़, भाई यही कारण है कि दे लेफ्ट, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। और लुकिंग फॉर गोल्ड, और धन की तलाश में। गोल्ड से मतलब है धन, और धन की तलाश में। इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में आ गए। वेयर इज़ नाउ लिव्स, जहाँ वह रहता है। आई हैव नथिंग इज टू डू। अब फिर से फ्रेंड यहीं पर आते हैं। लेखिका ने पूछा था साहिब से कि तुम ये सब क्यों करते हो। तो उसका जवाब साहिब देता है आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू डू मीन्स करने को, इसके सिवाय मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। ही मटर्ड, वह बुदबुदाया, मतलब धीरे धीरे बोला। लुकिंग अवे, यानी कि निगाह चुराते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, तो लेखा कहती है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने बहुत ही चतुराई से कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो लेखा कहती है रियलाइजिंग, और फिर मुझे महसूस हुआ, इमीडिएटली तुरंत ही, और फिर तुरंत ही मुझे महसूस हुआ कि हाउ हॉलो, कितनी खोखली है, द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी जो मैंने एडवाइस दी है, इसको जो सलाह मैंने दी है वो कितनी खोखली है। अब साहिब कहता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब वो बना देंगे आई विल गो, तब मैं जाया करूँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, तो विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब लेखा कहती है कि इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूँ, यानी स्कूल मैं शुरू कर दूँ, तो विल यू कम, तो तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, मजाकिया लहजे में। अब लेखा कहती है कि मैंने मजाक भरे लहजे में कहा कि यदि मैं स्कूल शुरू कर दूँ तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज, उसने कहा हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, हंसते हुए, उसने हंसते हुए कहा यस। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। तो लेखिका कहती है कि ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद,
आई सी मैंने देखा, हिम मीन्स उसे, तो मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, मेरे दौड़कर मेरे पास आते हुए। तो वह पूछता है कि इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, इट टेक्स लॉन्गर, समय लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल बनने में समय लगता है, आई से मैंने कहा। तो एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, तो लेखक कहती है कि एम्ब्रेस्ड मैं शर्मिंदा थी, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस यानी एक ऐसा वायदा करने पर मैं शर्मिंदा थी, दैट वाज नॉट मीन्ट जिसका कोई भी मतलब नहीं था। तो ऐसा वायदा करने के लिए मैं शर्मिंदा थी। बट प्रोमिस लेकिन वायदे लाइक माइन यानी मेरी समान, यानी मैंने जो वायदा किया था झूठा वायदा, तो ऐसे झूठे वायदे अबाउंड इन द कॉर्नर भरे पड़े हुए हैं, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक ब्लड, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक ब्लड यानी उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में ऐसे वायदे भरे पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि उससे ऐसे बहुत सारे वायदे किए जाते हैं जो पूरे नहीं होते हैं। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब ए आलम ही अनाउंस। अब लेखक कहती है उसे महीनों जानने के बाद आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, साहिब ए आलम ही अनाउंस, उसने बताया, साहिब ए आलम, अनाउंस मानो तो घोषणा करना यानी बताना, तो उसने अपना नाम साहिब ए आलम बताया। तो ही डज नॉट नाउ व्हाट इज इट मीन्स, वह नहीं जानता है कि व्हाट इट मीन्स इसका क्या अर्थ है। तो इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो इफ़ ही न्यू यदि वह जानता इट्स मीनिंग, तो यदि वह इसका मतलब जानता, इसका अर्थ जानता, कि इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, यानी साहिब ए आलम मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी। तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो वह इस पर मुश्किल से ही विश्वास कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नेम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज़ से वह अनाविज्ञ है, उसे नहीं पता है कि उसका नाम किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमता है, विद हिज फ्रेंड अपने मित्रों के साथ में, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय, जो कि एक नंगे पैरों वाले लड़कों की एक सेना है पूरी। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो अपीयर्स प्रतीत होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह सुबह पक्षियों की भांति, सुबह के पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं, एंड डिसअपीयर और गायब हो जाते हैं, एट नून जो कि दोपहर में गायब हो जाते हैं। तो ओवर मंथ्स महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, तो लेखक कहती है कि ओवर द मंथ्स मैंने महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों के बाद उनमें से मैं प्रत्येक को पहचानती थी। भाई आर नॉट यू बीरिंग चप्पल, आई आस्क वन, लेखक कहती है आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि भाई आर नॉट यू बीरिंग चप्पल, कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। तभी वह जवाब देता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेप, ही आंसर्ड सिंपली, उसने बहुत ही साधारण रूप से आंसर दिया, मेरी माँ उन्हें ताक पे से नीचे उतार कर नहीं देती है। इवन इफ सी डिड, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, एड अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। इवन यहाँ तक कि इफ सी डिड, यदि वह ऐसा करती है यानी चप्पल उतार कर देती है, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये उन्हें फेंक देता है। एड अनदर यानी एक दूसरे लड़के ने उसमें जोड़ा,
ऐड मतलब जोड़ना से, यहाँ पर मतलब दूसरे लड़के ने अपनी बात आगे कही। हु इज़ बीरिंग, जो कि पहने हुए था, यानी एक ऐसे लड़के ने कहा हु इज़ बीरिंग, जो पहने हुए था, शूज, जो कि जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो मैच के नहीं थे, यानी जो उसके जूते थे वो अनमैच थे। वेन आई कमेंटेड ऑन इट, तो ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग। तो लेखा कहती है कि वेन आई कमेंट ऑन इट, तो कहती है जब मैंने उस पर टिप्पणी की, तुम्हारे भी जूते अलग अलग प्रकार के हैं, तो ही सफल्स हिज फीट, तो वह अपने पैर घसीटता रहा। सफल्स मीन्स होता है घसीटना, रगड़ना। एंड से नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं कहा, यानी कुछ भी ना कहते हुए अब केवल अपने पैर ही घसीटता रहा जब मैंने उसके जूतों पर कमेंट किया। लेखा कहती है आई वांट शूज सेज ए थर्ड बॉय हु नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज नेवर ऑन्ड, जो कभी भी मालिक ना रहा हो। ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में जो एक जोड़ी जूतों का कभी मालिक ना रहा हो। इसका मतलब यह है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक जोड़ी जूते नहीं पहने हों, वो उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए। तो ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव बीन सीन चिल्ड्रन वॉक आउट बेयरफुट इन द सिटीज ऑन द विलेज रोड्स। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी देश भर की यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को वॉकिंग चलते हुए देखा, बेयरफुट नंगे पैर। तो मैंने अपने पूरे देश की यात्रा में बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा। इन द सिटीज़, शहरों में भी, ऑन द विलेज रोड, और गाँव की सड़कों पर भी। तो इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। तो इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं थी, बट ए ट्रेडिशन, लेकिन एक परंपरा थी, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक व्यक्ति ने बताया। यानी लेखा कहती है कि अपने पूरे देश की यात्रा में मैंने बच्चों को शहरों में भी और गांव की सड़कों पर भी नंगे पैर चलते हुए देखा। और जब एक से पूछा कि ये ऐसा क्यों है फिर, तो उसने बताया कि ये पैसों की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि पैसों की कमी के कारण ये नंगे पैर रहते हैं, बल्कि एक परंपरा है नंगे पैर रहने की। तो आई वंडर इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई वंडर, लेखा कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि इफ़ दिस इज ओनली एक्सक्यूज, यह केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, बताने से भागने का, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी लगातार सतत बनी रहने वाली गरीबी को बताने से भागने का ये एक बहाना है। यानी इतने दिनों तक लगातार गरीबी बनी रही हमारे देश में कि ये लोगों की आदत बन गई नंगे पैर रहना, परंपरा बन गई। तो आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। तो आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी, ये कहानी, ए मैन फ्रॉम उडीपी, यानी ओडीपी के एक व्यक्ति की मुझे कहानी याद है। वंस, जो एक बार, टोल्ड मी, यानी जिसने मुझे एक बार बताई थी। तो एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह एक युवा लड़का था तो ही वुड गो टू स्कूल, तो वह स्कूल जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वह गुजरता था एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से होते हुए। तो लेखा कहती है कि मुझे एक ओडीपी में रहने वाले एक व्यक्ति की मुझे कहानी याद है, जिसने मुझे बताई थी जब वह एक युवा लड़का था तो वह अपने स्कूल एक मंदिर से होते हुए जाया करता था। तो वेयर हिज फादर वाज प्रेस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। तो ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। तो ही वुड स्टॉप ब्रीफली, तो वह थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकता था, एट द टेम्पल, मंदिर में, तो वह थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुकता था, एंड प्रे,
और प्रार्थना करता था फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए। जब भी वह रोज़ स्कूल जाता था तो जब मंदिर से होकर गुजरता था तो वह थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुकता था और भगवान से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। तो 30 years later I visited his town and the temple। अब लेखा कहती है कि 30 years later 30 सालों बाद I visited मैंने दौरा किया है his town उसके नगर का एंड टेम्पल और उस मंदिर का। विच वाज नाउ ड्रोन्ड जो अब डूबा हुआ है इन एन ईयर ऑफ डेसोलेशन, उसका मतलब है उजाड़ के प्रभाव में, यानी वहाँ सब कुछ उजाड़ है। इन द बैक यार्ड पिछले आंगन में वेयर लिव्ड द न्यू प्रेस्ट जहाँ एक नया पुजारी रहता है। तो देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स और वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक युवा लड़का स्लेटी वर्दी पहने हुए था। बियरिंग पहने हुए था सॉक एंड शूज, तो जूते और मोजे पहने हुए भी था। अराइव्ड आया, पेंटिंग हाँफता हुआ, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग्स और अपना स्कूल बैग्स फेंका ऑन द फोल्डिंग बेड्स, फोल्डिंग की खाट पर। लेखा कहती है कि मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा है जो कि ग्रे कलर की ड्रेस पहने हुए है और जूते और मोजे भी पहने हुए है। उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग वाले पलंग पर फेंका। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड मुझे याद था, यानी द प्रेयर ऑफ अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के की प्रार्थना। लेखा कहती है कि उस लड़की की ओर देखते हुए मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड टू ए गॉडेस, जो उसने देवी से की थी, वो प्रार्थना मुझे याद आ गई जो उसने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और जब उसने फाइनली यानी अंत में गोट ए पेयर ऑफ शूज और अंत में एक जोड़ी जो है जूते प्राप्त कर लिए। तो लेट मी नेवर लूज देम, अब वो छोटा लड़का कहता है मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। तो द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने ग्रांटेड प्रदान किए या स्वीकार कर ली हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। द यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रेस्ट, और जो ये युवा लड़का है वो उस पुजारी के लड़के के ही समान है। नाउ बोर शूज, जो कि अब जूते पहने हुए है। बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेखिका कहती है कि बट मैनी, लेकिन मैनी अदर्स, बहुत सारे दूसरे, लाइक रैग पिकर्स, कचड़ा बीनने वालों के समान, इन माई नेबरहुड, जो कि मेरे पड़ोस में रहते हैं, रिमेन्स बने हुए हैं, शूजलेस बिना जूतों के। तो लेखक कहती है कि उसकी तो देवी ने प्रार्थना सुन ली और उसको जूते प्राप्त हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे दूसरे बच्चे अब भी शूजलेस बने हुए हैं। शूजलेस मतलब होता है बिना जूतों के बने हुए हैं। माई एक्वाइंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, 8 मील्स अवे फ्रॉम इट। मेटाफोरिकली, माई एक्वाइंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, यानी कि उन नंगे पैरों वाले कचड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ मेरी जान पहचान। एक्वाइंटेंस मीन्स होता है जान पहचान। तो उन कचड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ मेरी जान पहचान लीड में मुझे ले गई सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले गई। सीमापुरी ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का सीमावर्ती स्थान। 8 फिर भी मील्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन फिर भी ये दिल्ली से मीलों दूर था। मेटाफोरिकली, औसत रूप से या लाक्षणिक रूप से, लेकिन फिर भी ये लाक्षणिक रूप से देखें तो दिल्ली से मीलों दूर है। तो दोज हु लिव्स हियर आर स्क्वाटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो दोज वो, हु लिव्स जो रहते थे, हियर मीन्स यहाँ,
तो वो जो यहाँ रहते थे, आर मीन्स हैं स्क्वाटर्स, गैर कानूनी बासिंदे हैं, यानी गैर कानूनी रूप से बसने वाले हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971, जो कि बांग्लादेश से 1971 में आए थे। तो साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। तो सीमापुरी बाज देन ए बिल्डरनेस, सीमापुरी बाज मीन्स था, देन मीन्स तब, तो तब सीमापुरी बिल्डरनेस बिल्कुल बीहड़ इलाका था, उजाड़। तो इट स्टिल इज, ये अब भी है, यानी ये अब भी उजाड़ है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये बिल्कुल अब खाली नहीं है। उजाड़ तो अब भी है लेकिन खाली अब नहीं है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के घरों में, विद रूफ ऑफ टिन एंड टर्पोलिन, जिन पर त्रिपाल की और टीन की छत है, उन घरों में डिवाइड ऑफ सीवेज, बगैर पानी के निकास के, नाली विहीन, मतलब जिसमें पानी की कोई निकलने की व्यवस्था ना हो, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और जलापूर्ति विहीन, यानी जहाँ पर पानी के आपूर्ति की भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी जगह पर लिव 10,000 रैगपिकर, वहाँ पर 10,000 रैगपिकर्स यानी कचरा बीनने वाले रहते हैं। तो दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट their names on the voter list and enable them to buy grain. तो they have lived here, वो यहाँ रहते हैं, for more than 30 years, 30 सालों से भी ज़्यादा समय से, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, विदाउट परमिट, बिना वीज़ा के, बिना परमिट के, बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट जो गेट दियर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट, यानी उस राशन कार्ड के माध्यम से, उनके पास राशन कार्ड है, उसी राशन कार्ड के माध्यम से उनका जो नेम है वो वोटर लिस्ट में ऐड हो गया है, वोटर लिस्ट में जुड़ गया है। एंड इनेबल, और उनको योग्य बनाता है, दे मीन्स उन्हें, टू बाय ग्रेन, जो उनको अनाज खरीदने के योग्य बनाता है, यानी उनके पास राशन कार्ड हैं जो उन्हें सरकारी अनाज खरीदने के योग्य बनाता है। तो फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, फूड, भोजन अधिक इम्पोर्टेंट है फॉर सर्वाइवल, जीविका के लिए, जीविका के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, देन एन आइडेंटिटी, यानी पहचान की अपेक्षा, पहचान की अपेक्षा जीविका के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर families and go to bed without an aching stomach, तो we would rather live here than in the fields that gives us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful lands of green field and rivers। अब देखिए, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी जीविका के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की अपेक्षा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत तक, यानी शाम को, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, हम अपने परिवार को भोजन दे पाते हैं, एंड गो टू बेड, और अपने बिस्तर पर जा पाते हैं सोने के लिए, विदाउट एन एचिंग स्टोमच, बिना पेट दर्द के। अब फ्रेंड, यहाँ पर पेट दर्द से मतलब है कि भरपेट भोजन मिलना, भरपेट भोजन मिलेगा तो पेट में कोई दर्द नहीं होगा, यानी भूखे नहीं रहेंगे। तो वी वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे, देन द फील्ड, उन खेतों की अपेक्षा, दैट, जो गेव अस नो ग्रेन, जो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं देते हैं, यानी जिससे हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलता है। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, से मीन्स कहा, एक ग्रुप ऑफ वुमेन, एक औरतों के समूह ने, इन द टैटर्ड साड़ी, जो कि फटी हुई साड़ी पहनी थी, तो फटी हुई साड़ियाँ पहने एक औरतों के समूह ने कहा कि यदि
कि जीविका के लिए पहचान से अधिक महत्वपूर्ण भोजन है। तो यदि हमें यहाँ भरपेट भोजन मिलता है और शाम को हम बगैर पेट दर्द के यानी भोजन प्राप्त करके बिस्तर पर जाते हैं, तो उससे अच्छा हम यहाँ रहना पसंद करेंगे हरे भरे खेतों की अपेक्षा। अब फ्रेंड, यहाँ पर जो लेखिका है वो एक बांग्लादेश की जो महिलाएं हैं जो कि फटी हुई साड़ियाँ पहनी हैं, उनसे कहती है कि आपने अपना देश, अपने हरे भरे खेत क्यों छोड़ दिया, घर क्यों छोड़ दिया। तो फ्रेंड, वो बताती हैं कि अगर हमें शाम को भरपेट भोजन मिलता है तो हम वहाँ की अपेक्षा यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। तो वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी दे फाइंड फूड, उन्हें खाना मिलेगा, तो दे पिच दियर टेंट एंड बिकम ट्रांजिटिव होम्स, एंड वो वहीं अपना तंबू गाड़ देते हैं। टेंट मतलब तंबू, तो वहीं पर अपना वो तंबू गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो उनका अस्थायी घर बन जाता है। तो चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, और बच्चे भी उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर, साझेदार बन जाते हैं। इन सर्वाइवल, जीविका में, तो इन्हीं में बच्चे पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, और फिर वो अपने माता पिता के साथ उनकी जीविका में साझेदार बन जाते हैं। तो एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, तो और सर्वाइवल और जीविका कमाना इन सीमापुरी में, और सीमापुरी में जीविका कमाने का मतलब है रैग पिकिंग यानी कि कचड़ा बीनना। तो थ्रू द ईयर्स, सालों, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट, यानी सालों से वही यही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अब ये ललित कला बन गई है। फाइन आर्ट मतलब होता है ललित कला, तो उनके लिए ये अब एक कला बन गई है। तो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, तो कचड़ा उनके लिए सोना है या धन संपत्ति है। तो इट इज़ दियर डेली ब्रेड, यही उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर दियर हेड, उनके सर पर एक छत है। तो इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, तो चाहें ये एक टपकती हुई छत क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये कहीं इससे ज़्यादा है। अब फ्रेंड देखो, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं ये, तो जहाँ पर ये इन्वर्टेड कामा होते हैं तो वहाँ पर कोई अपनी बात कहता है। यहाँ पर फ्रेंड जो साहेब है वो कहता है कि आई समटाइम्स फाइंड ए रुपीज़ इवन ए 10 रुपीज़ नोट, साहिब सेज, तो हिज आइज लाइटिंग अप। आई समटाइम फाइंड, मैं कभी कभी प्राप्त कर लेता हूँ या मुझे मिल जाता है, ए रुपीज़ 1 रुपये, और इवन यहाँ तक कि ए 10 रुपीज़ नोट, और कभी कभी तो मुझे एक 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज, साहिब कहता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आँखें चमक उठती है। तो वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज, तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग फॉर देयर इज़ हॉप ऑफ। तो जब यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन्स, जब तुम प्राप्त कर सकते हो सिल्वर कॉइन्स, एक चांदी का सिक्का, इन द हीप ऑफ गार्बेज, कचड़े के ढेर में, तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तो तुम खोजना उसमें बंद नहीं करोगे, यानी लगातार खोजते ही जाओगे। फॉर देयर इज़ होप ऑफ, क्योंकि और ज़्यादा प्राप्त करने की आशा बनी रहती है। तो इट सीम्स दैट्स फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए जो कूड़ा है, हैज़ डिफरेंट मीनिंग, वो एक अलग ही मतलब रखता है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता की अपेक्षा, यानी उनके माता पिता के लिए कूड़े का अलग अर्थ होता है और जबकि बच्चों के लिए उसका अलग अर्थ होता है। तो फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ ए ब्रैप्ड इन वंडर, तो बच्चों के लिए इट इज़ ब्रैप्ड, ये लिपटी हुई है, इन द वंडर,
यानी आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है। फॉर एल्डर्स और बड़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए इसका अर्थ जीविका है। तो वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admit the gatekeeper let me use the swing. तो वन विंटर मॉर्निंग सर्दियों की एक सुबह है। आई सी मैं देखती हूँ, लेखिका कहती है कि सर्दियों की एक सुबह मैं देखती हूँ कि साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब। साहेब स्टैंडिंग खड़ा हुआ है फेंस गेट यानी चार दीवारी के गेट के पास में ऑफ नेबरहुड क्लब, जो कि मेरे पड़ोस में क्लब है, यानी मेरे पड़ोस में क्लब है, उसकी चार दीवारी के गेट के पास में मैं साहेब को खड़े हुए देखती हूँ सर्दियों की एक सुबह, लेखिका कहती है। तो वाचिंग टू यंग मैन, देख रहा था टू यंग मैन, दो युवा व्यक्तियों को जो ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे, और प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। तो आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल पसंद है। ही हम्स, वह धीरे से कहता है। तो कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, चार दीवार के पीछे से ही खड़े होकर देखकर वह संतुष्ट है। तो आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, तो मैं जाता हूँ इनसाइड अंदर, तो मैं अंदर जाता हूँ व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता है। ही एडमिट, वह स्वीकार करता है, वह स्वीकार करता है कि जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर, और जो गेट कीपर है, चौकीदार है, लेट मी यूज द स्विंग, वह मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज बियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। साहिब टू यानी साहिब भी इज बियरिंग पहने हुए है टेनिस शूज, टेनिस के जूते। साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट, जो लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र दिखाई दे रहे हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, जो उसकी बेरंग शर्ट पर बहुत ही विचित्र दिखाई दे रहे हैं। एंड शॉर्ट, और शॉर्ट्स पर, शॉर्ट्स मीन्स नेकर। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे इन्हें दिया है, यानी इन जूतों को किसी ने मुझे दिया है। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसने स्पष्टीकरण के ढंग में कहा, यानी स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये जूते किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. The fact, लेकिन तथ्य ये है, सत्य ये है, दैट कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यानी किसी रिच बॉय, अमीर लड़के के डिस्कार्डेड यानी त्यागे हुए जूते हैं। Who perhaps refused to wear them, who जिसने perhaps में शायद, refuse में मना कर दिया, to wear मीन्स पहनने से, they मीन्स उन्हें, जिसने शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया, because मीन्स क्योंकि, of a hole in one of them, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद था। डज नॉट बॉर्डर हिम, इसका लेकिन ये छेद उसको परेशान नहीं करता है, यानी उसको इस छेद की कोई परवाह नहीं है। तो फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू। फॉर वन, उसके लिए, हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पैर चलता है, इवन शूज विद होल,
छेद वाले जूते भी इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, जैसे कि उसका कोई सपना सत्य हो गया हो। यानी उस व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर चल रहा है, अगर उसे एक छेद वाले जूते भी मिल जाएं तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका सपना सत्य हो गया है। बट द गेम इज वाचिंग सो इंस्टेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन द गेम, लेकिन वह खेल जो वह देख रहा है, ही इज वाचिंग, जो वह देख रहा है, सो इंटेंटली, बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो वह खेल जिसे वह बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो अब भी उसकी पकड़ से, उसकी पहुंच से बाहर है। अब फ्रेंड नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। तो दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। आज सुबह साहिब दूध की दुकान वाले रास्ते पर जा रहा था, या दूध की दुकान पर जा रहा था, तो रास्ते में था। तो इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कनिस्टर। इन हिज हैंड, उसके हाथों में, इज़ ए स्टील कनिस्टर, स्टील का कनिस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेड, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। आई नाउ, मैं अब, वर्क इन द टी स्टॉल, मैं अब टी स्टॉल में काम करता हूँ, यानी चाय की दुकान पर काम करता हूँ, डाउन द रोड, सड़क के पास में। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन डिस्टेंस, दूर से ही इशारा करते हुए, यानी वह दूर से ही इशारा करते हुए लेखक को, राइटर को ये बताता है कि अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। तो आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। वह कहता है कि आई एम पेड, मुझे भुगतान किया जाता है 800 रुपीज़, यानी कि 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, पूरे दिन का खाना। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। अब राइटर कहती है कि मैंने पूछा कि डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब करना पसंद है। तो हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज ए लोस्ट, ए केयर फ्री लुक, यानी अब उसके चेहरे पर केयर फ्री, निश्चिंता के भाव खत्म हो गए थे, यानी उसका चेहरा अब केयर फ्री नहीं लग रहा था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो स्टील का वह कैनिस्टर, सीम्स माने प्रतीत होता था, हैवियर अधिक भारी, देन द प्लास्टिक बैग्स, उस प्लास्टिक के बोरे से ज़्यादा बड़ा, यानी प्लास्टिक के उस बैग से ज़्यादा भारी प्रतीत हो रहा था ये स्टील का कैनिस्टर। तो ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वो बहुत ही आसानी से, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर लिए रहता था। अब फ्रेंड यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब साहिब कचड़ा बीनने का काम करता था तो उसके कंधे पर हर समय बोरा भरा रहता था, जिसमें प्लास्टिक के बॉटल या फिर और बहुत सारा सामान प्लास्टिक का होता था। काफ़ी बड़ा बोरा, काफ़ी बड़ा बैग प्लास्टिक का उसे भारी प्रतीत नहीं होता था, लेकिन ये छोटा सा स्टील का कनिस्टर उससे भारी प्रतीत हो रहा है। क्यों? लेखक इसी बात पर यहाँ पर ये प्रकाश डालती है, क्योंकि जब वह अपना काम करता था, यानी कि कचड़ा बीनने का काम करता था, तब उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, निश्चिंत होकर वह दिन भर घूमता था। लेकिन अब वह किसी के बंधन में बंध गया है, यानी जब जॉब कर रहा है तो वह किसी के बंधन में बंध गया है, इसलिए उसे वह स्टील का कनिस्तर उसके प्लास्टिक के बोरे से भारी प्रतीत होता है। तो इससे फ्रेंड ये सिद्ध होता है कि दूसरे के यहाँ मजदूरी या जॉब करने की अपेक्षा अगर अपना काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो द बैग वाज हिज, क्योंकि द बैग वाज हिज, जो बोरा था वो उसका था, जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, जबकि जो कैनिस्टर है वो बिलोंग, संबंधित है या उस पर हक है, द मैन, उस व्यक्ति का, हु ऑन द टी शॉप, जो कि चाय की दुकान का मालिक है। बोरा उसका अपना था, तभी
वह निश्चिंत होकर चाहे उसे कहीं भी लादे हुए घूमता था। लेकिन जो कैनिस्टर है चाय की दुकान वाले का है, इसीलिए वह उसे भारी प्रतीत हो रहा है। तो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। साहिब इज नो लॉन्गर, अब और अधिक नहीं रहा, इज ऑन मास्टर, अपने खुद का मालिक। यानी साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा, अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा, यानी अब वो किसी के बंधन में बंध गया है। इसीलिए फ्रेंड कहा जाता है कि गुलामी की चुपड़ी हुई की अपेक्षा अपने घर की सूखी रोटी भी ज़्यादा बेटर होती है। फ्रेंड इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, वो हम फ्रेंड अगली वीडियो में लाएंगे। और फ्रेंड वो भी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और आपकी प्रोज़ की, पोइट्री की हर एक चैप्टर पर वीडियो हम ज़रूर लाएंगे।